अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम कुमार झा से और आह्वान करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षण एवं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कृष्णदत्त सिंह सर का देकर कार्यक्रम में बात हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के संयोजक महोदय डॉक्टर श्याम कुमार झा से लेकर सम्मान किया। धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम कुमार झा से निवेदन करता हूँ कि स्वागत वक्तव्य प्रदान। श्रुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। आज भारतीय भाषा उत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मानविक एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर कृष्णदत्त सिंह महाशय, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान गुरुवर बिहार विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे महाशय, प्रोफेसर अधिष्ठाता सुनील महावर एवं अन्य विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्ष एवं सम्मानित आचार्य सहाचार्यगण, प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यूजीसी एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार आहूत इस कार्यक्रम में मैं संस्कृत विभाग की ओर से एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय विशेष रूप से इस गांधी भवन परिसर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितनी कम नोटिस में कार्यक्रम करने की सूचना मिली और इसकी रूपरेखा हम लोगों ने प्रसून सर के निर्देशानुसार बनाई है, उतनी ही कम नोटिस में मैं आप लोगों को निमंत्रित किया हूं और सच में आप यहां आकर इस रूप में इस कार्यक्रम की शोभा को आपने जो चार चांद लगाया है, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय भाषा उत्सव मनाने का उद्देश्य भारत सरकार का मूलतः यह है, जहां तक मैंने समझा है, कि सभी भारतीय भाषाओं और विशेषकर आज का दिन तमिल संत कवि सुब्रमण्यम भारती उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। हम सबों को ज्ञात है कि संस्कृत भाषा के बाद
अन्य भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा होने का गौरव तमिल भाषा को प्राप्त है। और जिस तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो भूमिका है, वैसी ही भूमिका आधुनिक तमिल रचना धर्मिता के क्षेत्र में संत कवि सुब्रमण्यम भारती की है। प्रायः भारतवर्ष में एवं दक्षिण भारत में हिंदी भाषा एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर एक द्वंद्व की स्थिति देखी जाती रही है, जबकि भारतीय परंपरा इस द्वंद्व की नहीं है। भारतीय परंपरा हमारे जो सांस्कृतिक एकता है, उस सांस्कृतिक एकता की परंपरा रही है। तो इसमें कहीं से ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत की भाषाएं शायद संवाद के संप्रेषण में हमसे दूर हो, उसकी भाषाई रचना और शाब्दिक गठन अलग हो, लेकिन भाव संप्रेषण की दृष्टि में हम देखते हैं तो कहीं कोई अंतर नहीं। चूंकि तमिलनाडु और वाराणसी में एक सांस्कृतिक संबंध रहा है और बनारस जाते हुए हम लोगों ने देखा है कि सैकड़ों की संख्या में तमिलनाडु के जो लोग विश्वनाथ के मंदिर में या गंगा स्नान करते हुए गंगा दर्शन के लिए आते हैं, उनके मन में भारतवर्ष की वही सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। तो यह भारतीय भाषा उत्सव के मनाने का प्रयोजन यही है। और शायद निश्चित रूप से भारत सरकार का यह प्रयास हमें लगता है कि समीचीन है कि इस पर एक बार चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्यों ना हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषाओं को थोड़ा सीखें। और जब हम दक्षिण भारत की भाषाओं में प्रवेश करेंगे, सीखेंगे, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में विशेषकर तमिल क्षेत्र में जो हिंदी भाषा को लेकर थोड़ा दुराग्रह देखने को मिलता है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। भाषा किसी पर थोपने और लादने की चीज नहीं है। तो ये एक बार हमारे एक तमिल विद्वान से बातें हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि हिंदी को लेकर थोड़ा जो अलगाव सी स्थिति है, उसकी वजह क्या है और क्यों तमिल लोग ऐसा समझते हैं। तो उन्होंने कुछ उदाहरण देकर बताया। सारे शब्द तो मुझे स्मरण नहीं है कि हिंदी भाषा के एक शब्द के स्थान पर लगभग 4 या 5 तमिल भाषा के शब्द, और वहां की जो समृद्ध जो डिक्शनरी है, वोकैबुलरी है, उसकी चर्चा वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम क्यों हिंदी या दूसरी भाषा को ग्रहण करें, अंग्रेजी एक संवाद की भाषा है, क्योंकि हमारे पास इतनी समृद्ध शब्दकोश स्वयं उपलब्ध है। तो ये सही है कि अगर उनके शब्दकोशों को आवश्यकता है कि क्या उनमें से जो संस्कृत निष्ठ जो शब्द है उसको हम ग्रहण करें, इसीलिए संस्कृत भाषा की भी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ जाती है। कदाचित कई बार ये बहस चलती है कि संस्कृत की वर्तमान से क्या आवश्यकता है, केवल जॉब ओरिएंटेशन के लिए संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं है। सभी भाषाओं को एक सूत्र में, जैसे माँ का कार्य है कि सभी पुत्रों को आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता रहे। कई बार माँ कहती है कि नहीं, मेरी जिंदगी तक सभी भाई एक साथ मिलके रहो। संस्कृत भाषा जब तक जीवित रहेगी, जब तक पुनर्जीवित रहेगी, तब तक सभी भारतीय भाषाएं माँ की छत्र छाया में एक साथ मिलकर रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय भाषा उत्सव ये जो मनाने की ये जो परिकल्पना है, और इसके लिए अधिष्ठाता महोदय और प्रशासन का जिस रूप में सहयोग मिला, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। तभी ये कार्यक्रम साकार हो पाया है। एक बार फिर आप सबों का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम का जो मूल विषय है, उस विषय का बीच संपूर्ण कर दिया है। संस्कृतम संस्कृते मूलम, संस्कृत की सभी भाषाओं की जननी स्पृहा भी कहा जाता है। तो आपने इसका जो वर्णन कर दिया है, तो आपने इसको आगे बढ़ाने के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव सर को अनुरोध करता हूँ कि सर आप आए और हमारे बीच साझा करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में
विराजमान प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे जी, समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील महावर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के अध्यक्षगण, प्राध्यापकगण, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, डॉक्टर सरिता तिवारी जी, उपमेश तलवार जी, रश्मि श्रीवास्तव जी, संजय जी, पंकज जी, बबलू पाल जी, विष्णुजीत बर्मन जी, ओम प्रकाश जी, दाधीप जी, अनुपम जी और नरेंद्र द्वय। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत विभाग तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मना रहा है। संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा है और दूसरा दावा तमिल के लिए किया जाता है। तो संस्कृत विभाग द्वारा तमिल कवि की जयंती मनाना अत्यंत हर्ष का विषय है और एक तरह से वास्तव में भारतीय भाषा उत्सव या भारतीय भाषा दिवस की जो संकल्पना है वह इससे पूरी होती है। दो प्राचीन भाषाएं, अत्यंत समृद्ध भाषाएं, दोनों की एक साथ उपस्थिति अत्यंत गौरवमयी है और हर्ष का विषय। कुछ वर्ष पूर्व विद्यार्थी परिषद के प्रांत से निर्देश आया, राष्ट्रीय निर्देश आया था कि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया। आज यह सरकार तक पहुंच गया है, तो संगठन से सरकार तक की यह यात्रा और सुखद प्रतीत हो रही है। हम लंबे समय से हिंदी दिवस का आयोजन करते रहे और हिंदी दिवस को लेकर कई बार ऐसा भी कहा गया कि भारतीय भाषा दिवस मनाए, लेकिन एक अहिंदी भाषी कवि के रूप में जब हम सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं तो यह एक बेहतर समन्वय है और इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं। इससे एक भाषा और एक राष्ट्र की परिकल्पना के बीच के जो अवरोध हैं ये अवरोध समाप्त होंगे और भविष्य में भाषाई विवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त होगा और इसमें हमारे विश्वविद्यालय की भी थोड़ी न भूमिका होगी क्योंकि हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसीलिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को भी इसके लिए साधुवाद देता हूं। सौभाग्य से आज गीता जयंती थी और गीता जयंती के दिन सुब्रमण्यम भारती को याद करना और भी प्रासंगिक। ऐसा इसलिए कि इन्होंने लिखा है भगवत गीता, तमिल उच्चारण ऐसा है। मैं 8 वर्षों तक जिस मकान मालिक के घर में रहा वो तमिल और इसलिए थोड़ा बहुत तमिल मैं सीख पाया। कम से कम गिनती का ये जो गिनती के हैं तमिल भी थोड़ा बहुत सीख पाया और उच्चारण वो थ की तरह करते जैसे वो भारती में THI लिखते, जयमती लिखना हो तो जयमती THI लिखते और कई उच्चारण इस तरह के हैं कि सुब्रमण्यम भारती भगवत गीता अगर उनकी रचनाएं देखें तो भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता है। तो क का रूपांतरण क में होता है, तो भगवत गीता उन्होंने भगवत गीता नाम से तमिल में लिखी। तो इसलिए और भी और पंक्तियों की चंद की परंपरा के वाहक के रूप में इन्होंने वंदे मातरम शीर्षक से भी कविता लिखी। उसमें कुछ हिस्सा अनुवाद भी है और कुछ हिस्सा अनुवाद नहीं भी है। तो आरंभ में तमिल राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। भाषाई चेतना जो है जैसे बांग्ला राष्ट्रवाद, तमिल राष्ट्रवाद, इनमें एक प्रकार का तमिल राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता है आरंभ के दिनों, लेकिन धीरे धीरे यह चेतना विस्तृत होती हुई हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसीलिए नवजागरण के ये बड़े नायक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भारतीय नवजागरण के एक बड़े नायक के रूप में हम बंकिम चंद्र को देख सकते हैं।
इनकी आयु बहुत कम रही, लगभग 39 वर्ष, भारतेंदु से 4 वर्ष अधिक। लेकिन इनकी तुलना अगर किसी से की जा सकती है हिंदी साहित्य में, तो मैथिली शरण गुप्त से की जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त में भारत भारती में जिस प्रकार से प्राचीन भारत का गुणगान किया है, वैसा ही गुणगान इनमें दिखाई पड़ता है। तो एक तरफ बंकिम चंद्र की परंपरा में आते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद इनका आधार है, और बाद में ये कांग्रेस के धर्म दल में शामिल हुए। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो धर्म दल में शामिल हुए, जहां लोकमान्य तिलक जैसे बड़े नायक थे। इसीलिए इन पर तिलक का भी प्रभाव दिखेगा, बंकिम का भी प्रभाव दिखेगा, और सिस्टर निवेदिता को ये अपना गुरु भी मानते थे, जो विवेकानंद की शिष्या थी। और महर्षि अरविंद के साथ भी इनका एक अच्छा संबंध था। महर्षि अरविंद ने जो आर्या पत्रिका निकाली, ये पत्रिका में वंदे मातरम पत्रिका निकाली, उसमें सहयोगी भूमिका में भी ये रहे। तो इसलिए इनका बड़ा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। 1918 में जेल गए और बाद में ये पांडिचेरी चले गए, क्योंकि वहां फ्रांसीसियों का शासन था, तो अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी वहां, और वहां से इन्होंने कई वक्तों में अपना योगदान दिया। तो ये स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है मेरे गुरु पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते थे कि मैं यूपीएससी में सवाल पूछता हूं कि तुम स्वाधीनता सेनानी 5 के नाम बताओ जो दक्षिण भारत के। उत्तर भारतीयों से मैं दक्षिण भारतीयों के नाम पूछता हूं, और ज्यादातर अभ्यर्थी विफल हो जाते हैं। मुझे दुख होता है कि ये कैसे आईएएस बनेंगे। इनके मन में पूरे भारत की चेतना नहीं है, केवल उत्तर भारत की चेतना लेकर चलते हैं। तो इनको याद करना, संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना को भी याद करना है। और इन्होंने केवल राष्ट्रीयता के लिए भी बात नहीं की, इन्होंने स्त्री अधिकारों की भी बात की। इन्होंने बाल विवाह के संबंध में भी विरोध का स्वर उठाया और अछूतोद्धार की भी बात की। दक्षिण भारत में एक बड़ी समस्या है, एक तरह की माने जाति भेद दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में कहीं अधिक रहा है, कम से कम महाराष्ट्र और उससे आगे। तो इस पर इनकी टिप्पणी है, हिंदी अनुवाद अनिल जन विजय ने किया है। मैं कुछ इनकी कविताएं सुनाना चाहता हूं। ये छोटी जाति वाले क्यों हैं, क्यों कहते अछूत, इसी देश के वासी हैं वे, यही वतन उनका वजूद। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त का स्वर इनमें दिखाई पड़ेगा, यह है देश हमारा भारत, पूर्व ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहां पर बरती बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन गूंजेगा यह दान हमारा, है क्या हंसा कोई जल में, यह है भारत देश हमारा। यह सब मैथिली शरण गुप्त की ही चेतना है जो यहाँ आती है। और कई जगह ये कहते हैं कि जो जर्जरित भारत है वो चला जाए, और जो शक्तिशाली भारत है उसको वापस आना चाहिए, जर्जरित भारत को वापस जाना चाहिए। और एक विषय करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस क्षेत्र के सुब्रमण्यम भारती लगभग उनके समकालीन ही पेरियार है, रामास्वामी पेरियार, और पेरियार ने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, लेकिन हिंदू धर्म को समाहित किया, उपनिषदों को भी समाहित किया सुब्रमण्यम भारती ने। इसलिए सुब्रमण्यम भारती की चेतना भारत के आदर्श हो सकती है, पेरियार आदर्श नहीं हो सकते। एक ही क्षेत्र के होकर भी हमारा आदर्श सुब्रमण्यम भारती हो सकते हैं। इसीलिए इस अवसर पर हम भारतीय भाषा उत्सव मना रहे हैं। मैं संस्कृत विभाग को और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष को, संस्कृत विभाग के प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम शब्द में बहुत गंभीर विषय का उपस्थापन किया है। स्वागत वक्तव्य में जिस प्रकार 20 का रोपण हुआ है वो 20 अभी पल्लवी दिख रहा है सर। और आपने बताया कि किस प्रकार
तमिल भाषा का स्वरूप है, उसमें किस प्रकार वितरण किया जाता है, तमिल साहित्य में किस प्रकार राष्ट्रीयता समाज चेतना का विषय है, सब दिखाया। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत का किस प्रकार मेल है, ये भी आपने बताया। इस प्रकार संस्कृत में एक श्लोक है, हिमालयम समारंभे यावद् हिंदू सरोवरम वर्षम तक भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। उसका ये हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर समुद्र तक जो ये भूखंड है, ये संपूर्ण भारतवर्ष है, इसमें सब हम भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर सुनील महावर सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए और आपका विचार हमारे भी साझा करें सर। मंच पर विराजमान वाल्मीकि संकाय के अधिष्ठाता महोदय सिंह जी हमारे बीच उपस्थित आगे कार्यक्रम के मुख्य के भागाध्यक्ष प्रोफेसर विभागाध्यक्ष और शिक्षक साथी और छात्र छात्राएं, आज का जो विषय है बहुत अच्छा विषय है। वो मैं बेसिकली इसमें आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान इस विषय में है नहीं। ये बड़प्पन है सुनने का और शाम जी का कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, तो मैं आपको इस विषय में शुभकामनाएं दे सकता हूँ। सुब्रमण्यम भारती जी का नाम हमने सिर्फ सुना है, बहुत ज्यादा ना तो उनके बारे में पढ़ा है, ना ही उस तरह का कोई विचार या कुछ बातें आती। कुछ बातें बिरनी जी ने की, तो उस विषय में थोड़ा देख रहा था एक जगह कि उनको जो है वो एक तरह से कवि के साथ साथ जो है, पोइट के साथ साथ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागी थे, और उनको एक्साइल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्साइल किया था और फ्रेंच कॉलोनी पुडुचेरी में उनको रहना पड़ा था। अंत में जो है एक तरह से वो अपने ही एलिफेंट को फीड करते, जो एलिफेंट के द्वारा वो मारे गए थे। लेकिन उनका जो योगदान है भारतीय भाषा, भारतीय तमिल भाषा में, वो एक अप्रतिम योगदान। और ये जो कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय जितनी भाषाएं हैं भारत में, तो वो सभी भाषाएं कहीं ना कहीं उनमें कुछ न कुछ तत्व हमको इस तरह के दिखाई देते हैं जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं। तो हम उन तत्वों को कई बार जो है आपस में जो करिए उस तरह से जो भारत की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को जो है हम आपस में एक साथ जो है ला सकते हैं। यद्यपि ये विरोध जो है उत्तर की भाषा और जो दक्षिण की भाषा है, ये विरोध काफी समय से है और काफी चीजें इसमें हमको देखने को मिलती है। भारत की बात करें, भाषाओं की बात करें, तो आप देखते हैं हर कोर्स पर पानी और 4 कोर्स पर भाषा बदलने की यहाँ पर बात आती है। इवन जब हम बिहार की बात करते हैं, मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि आप यदि इस क्षेत्र में रहेंगे तो थोड़ी भाषा आपकी अलग होगी, यदि आप मुजफ्फरपुर और मधुबनी में चले जाएंगे वहां दूसरी तरह की भाषा थोड़ी चेंज आ जाएगा, है उसी का एक्सेंट है, थोड़ा सा उसमें चेंज। ऐसे ही जहां से मैं आता हूँ राजस्थान में, वहां पर भी हमको जो है डिफरेंट जयपुर में रहेंगे अलग भाषा में, लेकिन उसके पास ही अजमेर है, उसमें रहेंगे तो एक्सेंट आपको बदल जाएगा। तो वहां पर भी अलग अलग भाषाएं हमको देखने को मिलती है। तो वो उसी तरह से जब हम थोड़ा दूर जाते हैं तो भाषा में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो इस तरह से भारत जो है विविधताओं का देश है, और इस विविधताओं के देश में भाषाओं के आधार पर किस तरह से हम एकता उन्नति ला सकते हैं, क्योंकि एक बहुत मूल विचार है किसी भी संस्कृति की पहचान उसकी भाषा से होती है, और उस भाषा को यदि हम सहेज कर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भारतीय मूल रूप से भाषा है उनको हमको सहेजना हो, चाहे वो उत्तर भारत की भाषाएं हो चाहे दक्षिण भारत की भाषाएं हो। तो इस तरह जो ये उत्सव हम मना रहे हैं भारतीय भाषाओं को, इसको लेकर चाहे किसी भी तरह का जो भाषाएं, जैसे अभी जिक्र हुआ जैसे भारती जी का है, इसी तरह से ईवी रामास्वामी का भी जिक्र हुआ, उनका भी अपना एक अलग तरह का अंदाज था। हमारे यहाँ तो कथन भी है कि वंदक मेरे आके अनुकुटी जो है, तो जहां पर हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचनाओं को भी हमको कई बार उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमको कई बार दिखाई देती। तो चाहे वो दक्षिणी भारत से आलोचनाएं, उत्तर भारत से दक्षिण, तो कहीं ना कहीं आपस में मेल होना जरूरी है। अदरवाइज हमारा जो भारत है वो उसमें एकता होना संभव नहीं पाएगा। तो उन भाषाओं में
कुछ ऐसे तत्व दक्षिण भारत के लोग जो है हिंदी या जो दूसरी भाषा है उनको सीखें। कुछ इस तरह के कार्यक्रम सरकारें चलाती है, लेकिन उन कार्यक्रम को हम चलाना चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में भी कुछ जो दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं उनसे संबंधित कुछ इस तरह के कोर्सेज, कुछ बेसिक कोर्सेज हमको रखने चाहिए, ताकि कम से कम पूरा एक्सपर्ट ना हो, लेकिन कम से कम कुछ समझ सके। जब भी हम कोई तमिल में बात करता हो, तेलुगु में बात करता हो, तो हम उन भाषाओं को आपस में समझ सके। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। आशा है इसके द्वारा जो भाषा का उत्सव और मानवीय की संकाय जो है उस पर ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ और भाषाओं को अपने में इंट्रोड्यूस करे, जिनमें न केवल उत्तर भारत की बल्कि दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं हैं, तो उसका कुछ इस तरह के कैप्सूल कोर्सेज चलाएं, जिससे कि हमको उसकी कुछ जानकारियां प्राप्त हो सके। और ये मेरे ख्याल से हमारे विश्वविद्यालय की एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, यदि हम दक्षिण भारत की कुछ भाषाओं को इस तरह से कैप्सूल कोर्सेज या उस तरह से इंट्रोड्यूस करें। तो मुझे आज के इसके लिए आमंत्रित किया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संस्कृत विभाग और मानवीय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम शब्दों में गंभीर विषय का उपस्थापन किया है सर। स्वतंत्रता संग्राम में श्री सुब्रमण्यम भारती का योगदान का जिक्र किया और भाषा ही संस्कृति का मूल, ये विशेष जोड़ देके ये बात आपने बताया है। तो संस्कृतम संस्कृते मूलम, इस प्रकार एक संस्कृत में श्रुति है कि संस्कृति का ही मूल संस्कृत में निहित है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे सर को आमंत्रण करता हूँ कि हम आखिरी वर्षों से उद्बोधित करें। सर मूलतः संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं और भाषाओं पर, भाषा और भारतीयता पर भी सर का असर अतुलनीय है। तो सर को हम सुनते रहते हैं, हमारे विभाग के गुरुवर हैं, सभी के गुरु हैं। तो मैं सर को अनुरोध करता हूँ कि सर आप आशीर्वाद वर्षों से हमें कीर्तन करें सर। मानविकी एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता चंद्रप्रिय प्रभु जी, मेरे पहले इतना विषय आ गया, मैं सोच रहा था कि मेरे लिए बचा ही नहीं, मैं क्या निवेदन करूं। आप लोगों ने मुझे रिक्त हाथ बना दिया, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक कविता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जिन्होंने भाषा ज्ञान के मिटे न ये किस मिथिला में एक उक्ति प्रचलित है, जयसिल बयाना सब जन मिट। कहते हमारे लिए अपनी भाषा प्रिय है, अपनी भाषा अत्यंत मधुर है। वैसे ही तमिलनाडु के लिए तमिल भाषा उन्हें प्रिय है, उन्हें वह भाषा मधुर लगती है। तो यह एक अंतर है, भाषागत दृष्टि से विचार करने पर एक दूसरे की भाषा का समादर करना। ठीक है, तमिलनाडु में राजनीतिक कारणों से हिंदी का विरोध होता है, लेकिन संस्कृत का कहीं विरोध नहीं। संस्कृत पूरे देश में प्रति प्रांत उतनी ही श्रद्धा से देखी जाती है
उतने ही आदर भाव से देखी जाती है। सारे कर्मकांड संस्कृत में पूरे देश में समान रूप से होते हैं और तमिल भाषा पर संस्कृत का अत्यंत प्रभाव है। वहां के नगरों के नाम देखें, रामेश्वरम, कुंभकोणम, धनुषकोटि, कितने नाम हैं। बिल्कुल लगता कि तो हमारी ही भाषा के नाम तो है। नीलगिरी, हम जाते हैं जब यहाँ तिरुपति में, तो कई पर्वत है, किसी का नाम नीलगिरी है, किसी का नाम सप्तगिरी है, ऐसे नाम तो है। और भी नाम है बहुत, वेदारण्यम, हाँ, ऋषिवंद्यम, धर्मपुरी, और ऐसे ऐसे धर्म का जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में वहां तमिलनाडु में धर्म का प्रयोग है। क्योंकि धर्म की लगभग 50 परिभाषाएं हैं। धर्म का प्रयोग हम लोग कर्तव्य के अर्थ में भी करते हैं। जैसे धर्मो रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म कर्तव्य के अर्थ में है। धर्म का उपयोग अध्यात्म के लिए भी होता है, धर्म का उपयोग कर्मकांड के लिए भी होता है। हमको सबसे अच्छी परिभाषा धर्म की कर्णाल की लगती है। उन्होंने कहा, यह तो व्युदय निःश्रेयः सिद्धि तद्धर्म, जिसके करने से लौकिक अभ्युदय हो और पारलौकिक अभ्युदय हो, वह धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ कुआं खुदवाना भी धर्म है, पोखरा खुदवाना धर्म है, बाग लगाना धर्म है। ये सब धार्मिक कार्य है। धर्मशाला बनवाना धर्म है, गर्मी के दिनों में प्याऊ चलाना धर्म है। ये सब धर्म की श्रेणी में। तो जिस अर्थ में हमारे यहाँ धर्म का प्रयोग होता है, उसी अर्थ में तमिलनाडु में भी होता है। और ऐसे के कवि, अभी कहा गया ना कि कवि है, समाज सुधारक है, स्वतंत्रता सेनानी है। हमारे यहाँ एक कवि हुए पंडित अंबिका व्यास, संस्कृत में। उनका जन्म भले ही वाराणसी में हुआ हो, कर्म क्षेत्र बिहार ही रहा। जितने धर्म समाज के नाम से संस्थाएं चलती हैं, मोतिहारी में भी है धर्म समाज के नाम से, मधुबनी में है, मुजफ्फरपुर में धर्म समाज कॉलेज है। ये उनकी ही सोच का परिणाम, उनके चिंतन का परिणाम है। कभी पंडित अंबिका व्यास के पिताजी बाल्यावस्था में 10 वर्ष की अवस्था में उनको लेकर भारत हरिश्चंद्र जी किया गए। कवियों की बैठकें होती थी। उस समय विक्टोरिया रानी का शासन था और उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा। भारत हरिश्चंद्र ने एक समस्या को के लिए एक पंक्ति दी, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। और पंडित अंबिका व्यास ने 9-10 प्रकार से उस समस्या की पूर्ति की। ऐसी प्रतिभा, वैसी ही प्रतिभा अपने सुब्रमण्यम भारती की थी। बहुत दिन तक उनका जीवन नहीं रहा। 1800 आज ही के दिन 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ और एक मंदिर के किसी हाथी ने उनको क्षति पहुंचाई। बहुत दिन तक जीवन नहीं रहा और 21 सितंबर 1921 को वे दिवंगत हो गए। शंकराचार्य भी तो बहुत कम ही दिन रहे, 32 वर्ष की अल्पायु में चले गए थे और कम अवधि में कुछ बड़ा कर जाना, समाज को
समाज के लिए प्रेरणा पुण्य बन जाना, ये बड़े गौरव की बात है। हिंदी में तो कहते सरदार पूर्ण सिंह 2-4-5 लेकर ही वो अमर हो गए। चंद्र शर्मा गुलेरी ने शायद 3 ही कहानियां लिखी है और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। संस्कृत में हमारे यहाँ माँ है, एक ही महाकाव्य है इस बार बदम, उनको अमर करने के लिए पर्याप्त। भारत ने एक ही महाकाव्य लिखा, पिराता अर्जुनियन, वे अमर हो गए। तो ऐसे युगांतरकारी जो कार्य है वो करने के लिए हमने देखा है बहुत से लोगों का जीवन लंबा नहीं होता। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मात्र 39 वर्ष की आयु में कवित्व कंठीय अपनी छाप छोड़ी, तमिल भाषा को पहचान दी रही, तमिल भाषा में ऊर्जा भरी और इनके माध्यम से लोगों ने तमिल भाषा की ऊर्जा को महसूस किया, उसका अनुभव किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो कविता लिखी शीर्षक है वीर फलय। मैंने स्वतंत्रता केवल एक ऐसी चीज नहीं जिसको हासिल करना है, इसको हस्तगत करना, बल्कि हमारी आत्मा की स्वतंत्रता, हमारे जो जीवंतता है उसकी स्वतंत्रता चाहिए। नारी की स्वतंत्रता, नारी की शिक्षा के लिए वे पुरजोर समर्थक थे और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, हालांकि उन्होंने यह लिखा है कि एक कंबन नाम के वहां कवि हुए जिन्होंने कंबन रामायण लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी का कथन है कि कंब रामायण पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, यानी वाल्मीकि रामायण को हम लोग उपजीव्य ग्रंथ मानते। उपजीव्य ग्रंथ उसे कहते हैं जिससे सामग्री लेकर के हम, जिससे प्रेरणा लेकर के बाद के कवि अपने ग्रंथों का प्रणयन करते हो, तो उस वह पूर्व का ग्रंथ उपजीव्य काव्य कहा जाता है। तो वाल्मीकि रामायण केवल उत्तर भारतीय कवियों के लिए उपजीव्य नहीं है, दक्षिण भारतीय कवियों के लिए भी उपजीव्य है। वह तमिल के कवि हो या कन्नड़ के हो या मलयालम के हो या तेलुगु के। तो सुब्रमण्यम भारती जी का जीवन निष्कलुष रहा। कवित्व के क्षेत्र में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, जैसे अपने महात्मा गांधी जी ने आजादी दी, कैसे दिलाई? तो चरखा से आजादी दिला दी। तो कहीं चरखा से आजादी मिलती है क्या? लेकिन चरखा से उन्होंने लोगों को जोड़ा और लोगों को जोड़ करके एक संगठन बनाया। उस संगठन शक्ति से उन्होंने आजादी दिलाई। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने भी ऐसा ही काम किया, कविता के माध्यम से और अपने उद्गार के माध्यम से लोगों को जोड़ा और जोड़ करके संगठित शक्ति खड़ी की, जिसके आधार पर और प्रति प्रांत में ऐसे महान भाव हुए। केवल तमिलनाडु में ही नहीं, प्रति प्रांत हम देखेंगे तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां ऐसे लोग नहीं हो जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हम किसी प्रांत में चले जाए, भारतीय संस्कृति के कुछ आधार स्तंभ है। अब आतिथ्य सत्कार पूरे भारत में कहीं भी चले जाए समान भाव है। अगर घर में कुछ भी नहीं है तो एक गिलास जल लेकर के हम अतिथि का सत्कार करते हैं। कुछ भी नहीं है
और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो गुड़ है ना, गुड़ दे करके, बतासा दे करके हम सब खाते हैं। अतिथि देवो भव। तमिलनाडु में भी सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान महाप्रमदा मातृदेवो भव, ये सब जो आतिथ्य सत्कार के हमारे मानदंड है, वहां भी सब लोग जो अपनाते हैं, आदर भाव से उसका आचरण करते हैं। 4 पुरुषार्थों के प्रति हमारी निष्ठा रहती, वो तमिलनाडु हो या कोई भी प्रांत हो। हमारे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि 4 पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब चाहते हैं। अब तभी धर्मानुकूल अर्जित हो, कामनाएं भी धर्मानुकूल हो, और जब ये सब धर्मानुकूल होंगे तो मोक्ष की जो अवधारणा है, जो जिस अवधारणा में चित्रण किया गया है, वह भी प्राप्त होगा। तो पूरे भारत में एक 4 पुरुषार्थ के प्रति जो निष्ठा है वह समान है। और भी 4 आश्रम है, उनके प्रति भी समान निष्ठा सर्वत्र है। तथे प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीये नाजितम धनम, तृतीये नाजितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्ये। 100 वर्ष की आयु अपने हमारे लिए, अतः जीवेम सर्वप्रथम, हम 100 वर्ष तक जिए। ठीक है, आजकल औसत आयु कुछ कम हो गई होगी, लेकिन अपनी परंपरा में 100 वर्ष का जीवन एक मानक है। 4 भाग में बांट दिया, तो प्रथम 25 वर्ष का जो कालखंड है वो विद्या अध्ययन के लिए, उसमें वही काम करना। द्वितीय कालखंड 30 से 50 वर्ष की उम्र में अर्थ का अर्जन करना, धन प्राप्ति करना, जीवन चलाना है। और तृतीय चरण में 50 से 75 तक की अवस्था में वानप्रस्थ जीवन। अगर इन तीनों कालखंडों में जो जिन कार्यों का निर्धारण किया गया, जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया, अगर वे नहीं संपन्न हुए, चतुर्थ चरण में जब कब्र में पैर गए तो मैं क्या करेंगे, सुनते क्यों करें। तो बहुत सारे भारतीय संस्कृति के अनेक आयाम हैं। धर्म का पालन, चरित्र का निर्माण। मनु ने कहा, मनुस्मृति में, धृति क्षमा दमो तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के ये सब आयाम है 10, उसमें चरित्र का निर्माण किया जाता है। एक श्लोक का आया हम लोग सुनते हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षे वित्तमेति च याति। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन तो दुख भी देता है ना। धन के विषय में कभी एक श्लोक पढ़ा था, अर्थोपार्जने भवे दुखम। अर्थ के उपार्जन में कष्ट होता है, दुख होता है। अर्जितानाम च रक्षणे, अर्जित हो गया तो उसकी रक्षा करने में दुख है। व्यये दुखम नष्टे दुखम, व्यय होता है तो भी दुख होता है, नष्ट होता है तो भी दुख होता है। दिगर्थम दुख भाषण। अर्जन से लेकर के और व्यय नष्ट होने तक दुख ही दुख देता है। तो जैसे अर्थ के प्रति है, धर्म के प्रति है, काम के प्रति है, मोक्ष के प्रति है, वैसे ही चरित्र के प्रति। वृत्तम चरित्रम वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अब वृत्तम धन तो आता हो जाता है।
अक्षीणों वित्तता क्षीणों, जो धन से क्षीण होता है उसको क्षीण नहीं करते। जिसके पास धन नहीं है वो क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, असहाय हो गया, नहीं मरना चाहिए। वृत्त तत्व होता, चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो चरित्र की रक्षा करना यह भी अपनी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है। वहां पर नाम देखिए कन्याकुमारी। अभी आप बहुत लोगों को वहां जाने का सौभाग्य मिला होगा, एक बार मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। भारत के नक्शे में सबसे नीचे जो कोना केंद्र दिखाई पड़ता है वह 3 किलोमीटर का क्षेत्र है। वहां सूर्योदय देखने के लिए बड़ी भीड़ होती है, लोग प्रातः काल पहुंच जाते हैं। और कन्याकुमारी में कहते हैं कि पार्वती जी ने तपस्या की कन्याकुमारी के रूप में। अब तो वहां पर एक विशाल मंदिर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे 1893 में, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, सन्यासी थे। थोड़ी दूर पर लगता है कि 100-200 मीटर पर एक शिलाखंड भरा हुआ था। उनके मन में विचार आया वहां जा करके मैं साधना करूं। तो नारी से आगे चलो, आगे 3 पैसे लगेंगे। सन्यासी के पास पैसा कहाँ, और उन्होंने अपना वक्त अपने सर पे बांधा, तैर करके वहां चले गए। 3 दिन तक वहां उन्होंने साधना की और फिर उसी प्रक्रिया से वापस आ गए। तो विवेकानंद की साधना का स्थल भी है कन्याकुमारी। ऐसे ऐसे मंदिर है वहां। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में ऐसा मंदिर है। हम जब बार गए थे तो मुझे भ्रम हो गया किस द्वार से मैंने प्रवेश किया है और किस द्वार से निकलना है, बहुत भ्रम होता है। तो वहां के व्यक्ति को देख करके जाना अच्छा लगता है कि भ्रम नहीं। रामेश्वरम में जाए, भारत की समुद्र है, कोई लहर नहीं, शांत समुद्र। विभिन्न कुओं के जल से लोग वहां स्नान करते हैं। वो खारे पानी में मीठा जल प्राप्त होगा। क्या मैंने महिमा है, भौगोलिक महिमा, सामाजिक महिमा, ऐतिहासिक महिमा, पौराणिक महिमा। अपने देश में ऐसे 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 तत्व है जो सबको जोड़ते हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक है, अवंदमम चरम नास्ति नास्ति मूलम मनोधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत् दुर्लभ। कोई ऐसा मंत्र है जिसमें अक्षर नहीं, बिना अक्षर के मंत्र तो हो नहीं सकता। कोई ऐसी औषधि है क्या जो बिना वनस्पति के हो? हमारे यहाँ तृण से भी, मूठा से भी औषधि तैयार होती है। वैसे ही समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता नहीं। मोची के पास सीखने की जो योग्यता है वो तो मेरे पास नहीं है, वह तो हमसे अधिक योग्य है। तो जो जिसमें जैसी योग्यता है उस प्रकार के कार्य में लगा देने वाला, प्रवृत्त कराने वाला योग्य दुर्लभ है। ये जो ऐसे ऐसे महापुरुष है, इन लोगों ने योग्यता निभाई है, समाज के लोगों को जोड़ा है। वो स्वतंत्रता के लिए जोड़ा हो या कविता के माध्यम से समाज में स्पंदन पैदा किया हो, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को केवल भाषण से नहीं कहा, अपितु जीवन जी कर दिखाया। इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा
दिवस मनाने का निर्णय हुआ है। और यही संस्कृत भाषा वैज्ञानिकों ने भाषाओं का वर्गीकरण किया, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण किया। और हमारे यहाँ भी भारत और यूरोप की भाषाओं का वर्गीकरण भारतीय भाषा खंड में किया गया। तो भारत और यूरोप में जो भाषाएं हैं उनका मूल संस्कृत है। हमारे यहाँ अगर जो शब्द हम भिन्न भिन्न भाषाओं में सुनते हैं, संस्कृत किसी भाषा के विरोध में नहीं है, अपितु समस्त भारतीय भाषाओं की पूर्ण भाषा के रूप में है। किसी भी भाषा के बंधु अगर शब्द दारिद्र्य का अनुभव करते हैं तो उनकी दृष्टि सबसे पहले संस्कृत पर जाती है कि वहां इसके बारे में निश्चय ही विचार हुआ। और हम तो इधर जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, बहुत शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं। या भोजपुरी में लाठी कहते हैं, संस्कृत में यष्टि कहते हैं, कहीं लौर भी कहते हैं, हमारे यहाँ लगुड़ कहते हैं। कितने सारे शब्द है। किसी अंग्रेजी वाले ने कहा कि भाई वहां तो यू होता है, हमारे यहाँ यू यम होता है, यम को हटा दीजिए यू हो जाएगा। वहां फादर है, हमारे यहाँ पितर है, वहां मदर है, हमारे यहाँ मातर है। और कुछ तो ऐसा है जैसे तोते को कहते हैं पैरट, पैरट कहते हैं तोते को ना। हमारे यहाँ तोते की आकृति जैसी एक आकृति जैसा है, जैसे जैसे एक चीज है कबूतर, कपोत भी कहते हैं। एक पर्यायवाची पारा होता है, तो पारा होता से पैरट हो जाए ना, कोई कठिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, वो हिंदी के हों, भोजपुरी के हों, या गुजराती, मराठी, या दक्षिण भारतीय, तमिल, दक्षिण भारतीय भाषाओं में कहते हैं प्रत्येक भाषा में 80% शब्द ही गए हुए। आवश्यकता है थोड़ा वहां के लोग भी धीरे धीरे बोले, हम उनकी बात समझ जाते हैं। बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उस भाषा की रचना से हम बहुत भिज्ञ नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे बोले तो समझने की क्षमता हम लोगों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत मूल में है और उनकी भी दृष्टि वैसी ही है। इसलिए इनके जन्म दिवस के माध्यम से भारतीय भाषाओं के प्रति समेकित दृष्टि प्राप्त करने का जो उद्योग हो रहा है यह सफल होगा और भाषाओं का आपस में सामंजस्य भी बैठना चाहिए। ठीक है, हमारे परिधान अलग होंगे, वेशभूषा अलग होगी, खान पान भी अलग होगा, भाषाएं भी अलग होगी, लेकिन आत्मा तो एक है ना। भारतीयता तो एक ही है, मातृभूमि एक है। जैसे सूर्य एक है, चंद्र एक है, वैसे ही मातृभूमि एक है। हम कहते हैं माता भूमि पुत्र हमसे दिया, ये तमिलनाडु के लोग भी कहते हैं। हम कहते हैं स्वदेशो भून त्रयम, यह हमारा स्वदेश ही है। वहां के लोग भी यही कहते हैं। वहां के लोग भी कहते हैं उदार सीता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार सीता है उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है। ये सारे जो भाव हैं, भाव पक्ष, इन भाव पक्षों पर पूरे देश में ऐकमत्य है। यही भारतीय संस्कृति है। आज शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। आखिर में कौन सा भारतवर्ष था? उस समय तो सैकड़ों रियासतें थी, अलग अलग जो रियासतें थे उसके प्रति अपनी अपनी निष्ठाएं थी, संघर्ष होते थे, कलह होते थे। और जैसा हमने जाना है
छठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के समय यह जो भारतवर्ष है वह 16 महाजनपदों में विभक्त था। 8 गणराज्य थे। 16 महाजनपदों में पारस्परिक संघर्ष हुआ, 4 बच गए, काफी, कौशल, अवंती और मगध। और इतिहास वेत्ता कहते हैं एक कालखंड ऐसा भी आया कि मगध का जो विस्तार है प्रायः पूरे भारतवर्ष पर मगध साम्राज्य स्थापित हो गया। मेरी जानकारी सही होता और तो शंकराचार्य ने जो भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष का, और यह भी आश्चर्य, बद्रीनाथ में जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के हैं और रामेश्वरम में जो पूजा पाठ कराते हैं वो उत्तर भारत के हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको जोड़ने का काम किया। तो यह जो स्तोत्र रामेश्वरम में बजते हैं वही तो बजते हैं सोमनाथ में, वही बजते हैं वैद्यनाथ धाम में, वही बजते हैं काठमांडू में। पूरे देश में एक स्वर, एक समान चिंतन, यही तो भारतीयता है। भारतीय संस्कृति को जानना है तो बिना संस्कृत के नहीं जानना। किसी ने कहा कि संस्कृति को हम कैसे जाने। किसी ने एक उदाहरण दिया कि भाई किसी को प्यास लगी, जल किसी ने लाया, पात्र में लाएंगे ना, गिलास में लाएंगे। बिना पात्र के जल का आनयन संभव नहीं है। अगर संस्कृति, अगर जल है और जल रूप संस्कृति को लाना है तो उसका पात्र संस्कृत है। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति के मर्म को समझा नहीं जा सकता। और यह संस्कृत कोई भी भारतीय भाषा हो, उस भाषा में फूट फूट कर भरी हुई है। हर भाषा में 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्तम शब्द और तद्भव। या तो संस्कृत के शब्द सीधे वैसे के वैसे ही चले गए, वहां उस भाषा में आत्मसात कर लिए गए, और नहीं तो थोड़े परिवर्तन के साथ उसमें विस्वीकृत हो गए। दोनों प्रकार के शब्दों को मिला दें तो मुझे लगता है कि 80% 80% शब्द संस्कृत के भिन्न भिन्न भाषाओं में मिलेंगे। कभी कभी तो मुझे भी एक बार भ्रम हो गया था, भाई संघ जो हिंदी में कहते हैं ये संस्कृत नहीं, ये तो हिंदी में आपके संग मैं चलता हूं। ये संघ तो हिंदी का शब्द है। जब गीता पढ़ी, श्लोक देखा, मुक्त संगो न हम वादी, संघ तो संस्कृत का शब्द है। तो कितने सारे शब्द हैं जो हम लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये संस्कृत के हैं या उस भाषा के अपने। तो इन शब्दों के बारे में, इन शब्दों के विषय में भी जागरूक रहने के लिए उस भाषा का अध्ययन करना, उसके साथ साथ संस्कृत के प्रति भी आग्रही होना उन भाषाओं के कल्याण के लिए भी आवश्यक। तो मुझे लगता है कि आज की संगोष्ठी में भारतीय भाषा, अब केवल हम लोगों ने आज केवल तमिल भाषा और के प्रति ज्यादा हम लोगों का वैचारिक पक्ष उजागर हुआ है, लेकिन अन्य भाषाओं के प्रति भी ऐसे ही हम लोग विचार करें तो एक अच्छा वैचारिक पक्ष हम लोगों के सामने उपस्थित हो सकता है। और आज की अवसर पर मैं महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती के प्रति अपनी अक्षय श्रद्धा समर्पित करते हुए
और आप लोगों का पुनः एक बार अभिवंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। धन्यवाद सर। आपका उद्बोधन भी हमारे सेवा में से आपने सुब्रमण्यम भारती के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में बताया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, वो एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने योगदान किए थे और भारतीय भाषा में ये भूमिका के साथ योगदान है। भारतीय संस्कृति में क्या गुरु विषय है इस विषय पे हमें आपने अध्यक्ष उद्बोधन हेतु प्रोफेसर प्रश्न वागर्थायव संपृक्तौ वागर्थये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भारतीय भाषा उत्सव इस विषय पर आहूत इस संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर विराजमान बिहार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त संस्कृत के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे सर, इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर श्याम कुमार झा जी, सभागार में उपस्थित समाज विज्ञान संकाय के आदरणीय अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील महावर जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मुकेश जी, और मैं सबका नाम नहीं लेता हूं एक एक करके। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सभी आदरणीय शिक्षक, हिंदी के एक कवि हैं, अब तो नहीं है, 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हो गई, श्रीकांत वर्मा। हिंदी अध्ययन में मेरी अभिरुचि रही है, तो उनकी कविता है कि चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा छिड़कने लगा, चाहता तो करा सकता था मगर कैसे करा सकता था, जो कराहेगा वो कैसे निभाएगा। भारतीय भाषा उत्सव के परिप्रेक्ष्य मुझे कविता प्रासंगिक दिख रही थी। हमें आज के दिन सबसे पहले तो तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती जी को श्रद्धांजलि देना है और आप सबको भाषा उत्सव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देनी है। हमें यह भी ध्यान देना है कि यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। आखिर भारत सरकार ने इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने के बाद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी चर्चा है, भारतीय भाषा उत्सव को और इस प्रसंग की भी चर्चा है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसके अंदर जो सांस्कृतिक बोध है और भारत की जो संस्कृति है उसके साथ एक समन्वय की बात कैसे उन तक पहुंचाई जाए। कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक के हमारी युवा पीढ़ी इस संस्कृति को, संस्कृति के महत्व को, सांस्कृतिक विशेषताओं को भाषा समन्वय के माध्यम से, भाषा के साथ तालमेल के माध्यम से कैसे समझ पाए। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों का, इस तरह के दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है। मुझे कहने में कहीं रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जब हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं तो मातृभाषा जैसे माता के संबंध में आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप माता का चयन अपने से कर लें, कोई आप उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी परनानी है। और अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हमारी परनानी की कुछ बेटियां हैं। मित्रों, अब जब अपने बचपन में जब मैं याद करता हूं तो घर में जब कभी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता था
तो कुछ ऐसे अतिथि आते थे जो मेरे पिताजी को भी कहते थे बड़े साहस के साथ, भैया, बार बार उनको संबोधित करते थे भैया भैया, और वो मुझे कभी पहले कभी दिखते नहीं थे, दिखे नहीं होते थे। तो मेरा बाल में ये सोचता था कि कौन सज्जन है, कौन व्यक्ति है जो मेरे पिताजी को इतनी आत्मीयता के साथ भैया भैया कहे जा रहे हैं, और वो उनके लिए उतने ही विनम्र, मेरे पिताजी उनके लिए उतने ही आदरणीय। कई बार तो लगता था कि घर में बाकी लोग जितना उनको सम्मान दे रहे हैं उससे ज्यादा वो सम्मान दे रहे हैं। तो मुझे ध्यान आया कि जब हमारी परनानी का समय था तब हमारी जो मौसियां थी, जो हमारी चचेरी टुकड़ी बहनें थी भाषा के स्तर पे, उनमें बड़ा बढ़िया सामंजस्य था। संस्कृत हमारी परनानी थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये जो हमारी उत्तर भारत की इतनी भाषाएं हैं, वो चाहे बंगला हो, वो चाहे उड़िया हो, वो चाहे हमारी प्रांतीय भाषाएं हो, उस सबके सब उस समय भी थी, और उस समय इनमें बड़ा मेल था। हम अपनी मातृभाषा का संरक्षण करें, संवर्धन करें, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम दूसरी भाषा के दुश्मन बन जाएं। हम कतई इसके पक्षधर नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति का आदर करने के लिए बाकी सबको अपना शत्रु बना लें। आज का जो ये उत्सव है, आज का जो दिवस है, इन्हीं संकल्पों का है कि हम अपनी मातृभाषा के साथ, अपनी भाषाओं के साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे सर ने भारतीय संस्कृति के मूल उत्स को बताया, मूल उसकी विशेषताओं को बताया। भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित करने के जो मूल स्वर हैं, उसमें कुछ स्वर वसुधैव कुटुंबकम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि, पूर्णं पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सत्यमद धर्मं च स्वाध्यायान् मा प्रमद प्रणितव्यम। यह इस तरह की जो हमारी भावनाएं हैं, क्या हमारी संस्कृति के मूल को उद्घाटित करती हैं। और जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, यहाँ तक कि भारतीय भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं को भी आप देखेंगे तो उनमें कहीं न कहीं ये सारी चीजें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अभी प्रोफेसर पांडे सर कम रामायण की बात कर रहे हैं। आप तमिल में जो कम रामायण है, वहां पर एक प्रसंग आता है कि रावण और राम का जब युद्ध होने वाला था तो राम को आवश्यकता पड़ी कि एक पूजा करें। प्रसंग यह है कि रावण अपने स्वधर्म का पालन करते हुए यजमान के रूप में राम को स्वीकार करते हैं, और रावण आते हैं, सीता को भी साथ में लेकर आते हैं, सारी पूजा की व्यवस्था करते हैं। राम अपने शत्रु को जीतने का आशीर्वाद देते हुए पूजा करवाते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए फिर सीता को लेकर चले जाते हैं। उपजीव्य काव्य है कम रामायण, वाल्मीकि रामायण उसका उपजीव्य है। कथांतर हो सकता है, कथा में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसी रचना धर्मिता का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी रचना धर्मिता का उद्देश्य संस्कृति के मूल को उद्घाटित करना होता है। यह हमारी संस्कृति के मूल में है कि हम दुश्मन के साथ भी जो है किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यह भारतीयता है, यह भारत बोध है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे भीतर परस्पर भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सब हम सब दूसरी भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करें जितनी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं। तो इसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे, हम अपने राष्ट्र का सम्मान करेंगे, हम अपने समाज का सम्मान करेंगे, और इसके माध्यम से हम एक विकसित भारत की जो संकल्पना लेके चल रहे हैं, भारत स्वर्णिम स्वप्न को देख के जब हम 100 वर्ष के होंगे, भारत की स्वाधीनता के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, तो भारत जो एक विकसित, एक सशक्त, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने को उपस्थापित करने का जो स्वप्न लेकर चल रहा है,
उसकी दिशा में हम सबकी भूमिका बहुत सराहनीय होगी, हम सब उस सपने को साकार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी ओर से आज के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य को ग्रहण किए थे। भारतीय भाषा की महत्ता और उसमें संस्कृत का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसको आपने रेखांकित किए सर। तो विशेष करके भारतीय संस्कृति तथा वैचारिक पक्ष कितना मौजूद है, इसको आपने आपके विचारों से हमें बताया है सर। विशेष करके जैसे में कहते हैं हमारी संस्कृति के महत्व, संस्कृति के दृष्टि से कितना विशाल है, इस बात पे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम कड़ी में मैं हमारे विभाग के अध्यक्ष, विभाग के आचार्य, सहायक आचार्य डॉक्टर बाबू पाल सर से निवेदन करता हूँ कि तो हाउस में ओपन नहीं ऑब्जर्वेशंस और कुछ डिस्कशन एक रिप्रेशन कोर्स में मेरे जेएनयू है, कुछ तमिल मित्र आए थे, वो भी कोर्स कर, तो उसमें कभी हिंदी में कोई बोल जाते थे स्पीकर या कोई पार्टिसिपेंट भी, सर डोंट स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश, तो इस तरह से बोलते थे। तो उसमें एक तरह का जो ये भावना है हेजेमनी का, तो हेजेमनी ऑफ हिंदी, हेजेमनी ऑफ संस्कृत, तो एक एंजाइटी है उसमें। तो हम समझते हैं कि हम तो बोलते हैं कि भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का बात करते हैं। कोई भी भाषा अगर बिग ब्रदरली टेंडेंसी अगर होता है, चाहे वो संस्कृत हो या चाहे वो हिंदी हो, तो एक तरह का एक्सर्शन हो जाता है डोमिनेशन का। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। दूसरा जो पॉइंट है मेरा वह है कि अमिन श्रीनिवास बहुत बड़े समाज शास्त्री ये कहते थे, बुक व्यू एंड फिल्म, बुक में जो स्क्रिप्चर पे जो चीजें लिखी हुई है उसमें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज है जिसको सीखने की जरूरत है। लेकिन जो हम फील्ड व्यू में जो देखते हैं, तो फील्ड व्यू में दूसरी तरह से ऑपरेट होता है। जैसे कि धर्म की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, सारे चीज मौजूद है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को भी बहुत बड़ा अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता था। जब वो ट्रेवल करते थे तो उन्हें खाना साथ में था, पानी नहीं मिलता। तो ये जो एंजाइटी देखते हैं, ये जो थियरी और प्रैक्टिस के बीच में जो मिसमैच देखते हैं, तो उसको हम किस तरह से पूरा करें, ये एंजाइटी रहती है। इस तरह का कुछ हो तो देखिए, बहुत बातें तो और कुछ मन में नहीं कही जा सकती। भाषा के द्वारा भी संस्कृति बनती। मुगल आए, हिंदी भाषा आई, यहाँ की संस्कृति बदली की नहीं बदली। अंग्रेज आए, अंग्रेजी भाषा आई, यहाँ की संस्कृति बदली की नहीं बदली। तो भाषा से भी संस्कृति का संबंध है। अब हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उल्लिखित, वो सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा, उसमें संस्कृत है, सर्वाधिक भाषाएं हैं भारतवर्ष की, उन सबके प्रति समान आदर है। जो हमारे भारत की भाषा। दूसरा, जाति का उल्लेख हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। ये कैसे आया, कैसे पनपा नहीं कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था है, वो तो वीर काल से ही, इसलिए उसके बारे में आपको हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था के हम समर्थक है। जाति व्यवस्था का उल्लेख भी शास्त्रों में है नहीं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है ना कि तो पति चांद डाले पंडिता समदर्शन,
जो चांडाल में, कुत्ते में, किसमें सब जगह अपने को ही देखता है। जो समदर्शी है वही तो पंडित है। पंडित क्या हमारे यहाँ ब्राह्मण से नहीं है। हमारे यहाँ पंडित का उल्लेख जो पहली है उसमें भी आता है। तो संस्कृत में एक पहली है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति यह स पंडित पंडितः। का पंडित है जो सब में अपने को देखता है। और ये पंडित का प्रयोग आता है ऐसे कृष्णमुखी नमाचारी द्विजिह्वा नचदर्पिणी पंचपति न पांचाली यो जानाति स पंडिता। काला मुंह है, बिल्ली नहीं है, दो जीव है, सर्पिणी नहीं है, 5 पति हैं, द्रौपदी नहीं है, फिर क्या है कि जो जानता है वही पंडित। तो पंडित का जो ग्रामेटिकल है, पंडा कहते हैं प्रशस्त बुद्धि, पंडा प्रशस्ता बुद्धि। पंडा अस्ति अस्मिन् इति पंडिता, जिसमें प्रशस्त बुद्धि है उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित का प्रयोग केवल जाति में नहीं लिया जाए। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण जो है केवल जाति देते हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मण केवल जाति नहीं है, एक तो वर्ण व्यवस्था में और दूसरा ब्राह्मण कहते हैं मंत्र को। जो ब्राह्मण जो मंत्र को जानता है वह भी ब्राह्मण, वेद मंत्रों का ज्ञाता है ब्राह्मण है। तो शब्द का जो उपयोग है कैसे करे, जैसे अभाव है हम क्या अर्थ लेते हैं, कमी अर्थ में लेते हैं। अगर इसका हम लोग शाब्दिक यहाँ भी कमी है, लेकिन किसकी कमी, भाव की कमी। हम तो अर्थ की कमी में लेते हैं ना। संजय जी, आप ये बात कह रहे थे, उसमें ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने ये जो बात कही कि बड़े भाई कहने से डोमिनेशन जैसा फील होता है और फिर जो सौहार्द, भाषाई सौहार्द नहीं बनता। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हुए तो ये कहूंगा, एक तो सबने विदेश की बात कही कि भाषा के माध्यम से संस्कृति जो है ना वो प्रसारित होती है। भाषा संस्कृति की वाहिका तो है। 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को प्रतिनिधित्व मिला है वो इसलिए भी मिला है कि हमारी अलग अलग संस्कृतियां भाषाओं के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं निबद्ध होंगी तो उसको एक राजकीय ये मिलेगा। तो उसके माध्यम से वो संस्कृति हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे संविधान के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से जाएगी। एक बात तो ये, अमेरिका की घटना मुझे जब स्वामी विवेकानंद जी वहां पे गए थे तो याद आ रही है। जब उनके भाषण के बाद दूसरे दिन कोई एक अमेरिकन उनसे वार्तालाप प्रारंभ किया और उसने पहले दिन उनसे अंग्रेजी में बात की, फिर उन्होंने हिंदी में बोला और फिर जब इनका अनुकरण करते उसने हिंदी में बोलना प्रारंभ किया तब ये अंग्रेजी में बोले। कहा कि क्या मजाक है आपसे, जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो और जब अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो आप हिंदी बोल रहे हैं। इन्होंने कहा आप अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं तो मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ, और जब आप हमारी मातृभाषा में बोल रहे हैं तो मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम कभी भी हठधर्मिता के बल पर अपने को यह कहते कि हमारी ही भाषा सर्वश्रेष्ठ है और हमारी ही भाषा भारत की भाषा है, भाषाई सौहार्द का वातावरण नहीं बन सकता। हम तमिल का, तेलुगु का, मलयालम का, कन्नड़ का सम्मान करके मलयालम सीख के, बस इसका भी है, बहुत सी बातें मैं वहां से बोला नहीं क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है थोड़ी कम बोलने की। हम बहुत सी भाषाओं को सीख के आज के दिवस की प्रासंगिकता को सिद्ध कर सकते हैं। हम ये आज संकल्प लें कि हम इस 2 भाषाएं और सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आज के कार्यक्रम की जो संरचना है वो अपने मुख्य स्रोत में प्राप्त करेंगे। तो जितना हम अधिक से अधिक भाषाओं को सीखेंगे हमारा ये सौहार्द ऑटोमेटिकली स्थापित होता चला जाएगा और निश्चित रूप से हम किसी को डोमिनेट करके जो है ना एक उत्सव का वातावरण तो नहीं बना सकते। इसका शीर्षक है भारतीय भाषा उत्सव। कोई एक भाषा अगर ये चाहे कि हम डोमिनेट करके उत्सव का वातावरण बना दें, ये कतई संभव नहीं है। हम अलग अलग भाषाओं का अपनी मातृभाषा पे गर्व करते हुए दूसरी की भाषाओं का
उतना ही सम्मान करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी भाषा को सम्मान मिलेगा, हमारी संस्कृति बढ़ेगी, हमारी भाषा बढ़ेगी, भाषा संरक्षित होगी, संवर्धित होगी, परिष्कृत होगी। ये हमें लगता है। एक पॉइंट में अध्यक्ष महोदय की नोटिस जोड़ना चाहूंगा, जो समझ जी बहुत ही शोध परक व्यक्ति है, चिंतन करते हैं, चिंतन का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी चिंतन की दिशा क्या हो, ये हम शिक्षकों को हमेशा ध्यान रखना। अभी भारतीय भाषा हिंदी भाषा के साथ जो समदर्शी संस्कृति की चर्चा आज पूरे 2 घंटे से कर रहे हैं, इसमें इस विषय को जोड़ना कि हमारे संविधान में माता के साथ क्या न्याय क्या अन्याय हुआ, ये एक ऐसा है कि बैंक से अगर कोई व्यक्ति लोन लिया है और वो लोन को देने में समर्थ नहीं है, वो करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो फिर बैंक से उसकी याद आएगी नहीं करता है, वो चीजें उसके साथ समाप्त होगी। और बहुत सारे ऐसे देश में प्रसिद्ध केस हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, और फैसला उनकी मृत्यु के बाद आया, लेकिन बात वही समाप्त हुई, फिर उसका दोष उनके पुत्रों पर न मढ़ा जाता। तो हम फिर हमारी चर्चा की दिशा क्या हो, हम एक समदर्शी संस्कृति की जब बात करते हैं, और वैसे 75 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष पहले क्या हुआ, बहुत सारी अच्छी चीजें जो वैदिक काल में है, संस्कृति में है, उसकी चर्चा हम करें। और आज अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है संविधान की मुख्य धारा से उलट, तो उस पर हम सबको संवेद स्वरूप उठाने की जरूरत है, न कि 75 वर्ष पहले की कुछ घटनाओं को उसके साथ में से हर कार्यक्रम में जोड़ने से फिर वो उसकी दिशा बने। अम्बेडकर जी स्वयं संस्कृत के पक्ष में, और वो चाहते थे कि राजभाषा हिंदी नहीं संस्कृत, और अम्बेडकर जी ने इसका पक्ष भी और कई बार वर्चस्व भाषाई होता है, और कई बार महसूस कराया जाता है, कई बार प्रताड़ित महसूस किया है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के पौत्र आलोक राय ने एक पुस्तक लिखी हिंदी दर्शन, और उसमें आया क्या कि देवनागरी लिपि ने कैथी को समाप्त कर दिया, देवनागरी लिपि ने महाजनी को समाप्त कर दिया, और उसमें कैथी का एक रूप है ही नहीं। मगध क्षेत्र की कैथी लिपि अलग है, मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि अलग है, भोजपुरी क्षेत्र की अलग है, क्षेत्र के अनुसार कैथी लिपि बदल गई, देवनागरी लिपि के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए देवनागरी लिपि स्वीकृत, तो इस स्वीकृति को उन्होंने पुस्तक लिखी हिंदी नेशनलिज्म, माने हिंदी राष्ट्रवाद। तो इस तरह से पुस्तकें लिखी जाती है। एम एस श्रीनिवास को कार्य से संस्कृताइजेशन, तो संस्कृतिकरण होता है। कई बार हम अपने से श्रेष्ठ का अनुकरण भी करते, और पूरा का पूरा समुदाय अनुकरण करते हुए किसी खास चीज में परिवर्तित हो जाता। तो ये प्रक्रिया चलती है, जहां वर्चस्व नहीं है वहां भी वर्चस्व महसूस करना और प्रताड़ित देखना, ये भी एक प्रकार की प्रवृत्ति है। तो भाषा में इस संदर्भ से बचना है। कोई कहे कि हिंदी का वर्चस्व आप चल रहा है, तो ऐसे तो देखेंगे तो वर्चस्व कहाँ नहीं, और ये अनुक्रम हो जाता है। आजकल नव ब्राह्मणवाद शब्द चला, इसी तरह से आप देखेंगे तो हायरार्की सिस्टम आपको हर जगह दिखेगा, वह चाहे विश्वविद्यालय में दिखेगा। अब असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, तो एक दूसरे से प्रताड़ित महसूस करेगा नहीं। तो इसी तरह की स्थिति महसूस क्या करते, इसलिए भाषा का वर्चस्व वैसा होता नहीं है जैसा कि कुछ लोग इसी तरह दिखा जाता है। जैसे कि प्रेमचंद के पौत्र ने लिखा कि एकदम कन्फ्रंटेशन चल रहा है कैथी और महाजनी के बीच में, न कैथी और देवनागरी के बीच में, हिंदी और भोजपुरी के बीच में। तो एक दृष्टि है यह देखने की, वास्तव में ऐसा सर्वत्र नहीं होता। एक ही साथ जैसे सर ने अंबिका दत्त व्यास की चर्चा की, हिंदी के बड़े कवि हैं, बढ़िया कवि माने जाते हैं, तो संस्कृत भी लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं, भारतेंदु उर्दू में भी लिख रहे हैं। तो वर्चस्व को हम कैसे निर्धारित करेंगे? एक ही व्यक्ति कई भाषाओं में लिख रहा है, नागार्जुन संस्कृत में लिख रहा है, मैथिली में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है। तो ऐसी भी प्रवृत्ति है, इसको वर्चस्व के नजरिए से नहीं देखा कि भाषाई वर्चस्व। तो दृष्टि हो सकती है, भाषाई वर्चस्व हो अथवा न हो, लेकिन भाषाई स्वभाव की आवश्यकता जरूर है। धन्यवाद सर। वादे वादे जायते तत्वबोधः, तो ये हमारी परंपरा है, और इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये संगोष्ठी संपूर्णता प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो आपने धन्यवाद ज्ञापन करके अच्छे पद पर सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जो वर्तमान भारत की सरकार है वह ही अभी तक तो सब भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवाद की संकल्पना को लेकर के आगे चल रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार जो है सांस्कृतिक और भाषाई राष्ट्रवाद की संकल्पना और हम सब भी कर रहे हैं बार बार। नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति आने में, इस भारतवर्ष में आने में कोई समस्या नहीं हो, तब कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसलिए मैं विशेष रूप से वर्तमान भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं और कि भारतीय भाषा उत्सव यह जो उनकी संकल्पना है यह भाषाई दृष्टि से पूरे संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार की तरफ से या यूजीसी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं हमारा जो विश्वविद्यालय है वह त्वरित रूप से उसका अनुपालन करता है। इसके प्रेरणा स्रोत धर्म पुरुष आदरणीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर हैं। उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय रूप से अकादमिक गतिविधि में संलग्न है और अग्रसर है, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा। इसके लिए मैं माननीय कुलपति सर को विशेष धन्यवाद देता हूं। आज के संरक्षक और मानवीय एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर सुंदर सिंह सर को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बीज रूप में इस भारतीय भाषा उत्सव का के जो मुख्य बिंदु है उसको उपस्थापित किया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर श्री प्रकाश पांडे सर का मैं हृदय से आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूं। उन्होंने धर्म शब्द का ही प्रयोग करके अगर अपने वक्तव्य को बंद विराम दे दिए होते कभी भी हम सब के लिए वह पर्याप्त है, काफी है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बहुत लोग जिनकी दृष्टि वहां तक नहीं गई है सोचेंगे कि धर्म की बात, यहाँ भारतीय भाषा उत्सव की बात हो रही है और धर्म की बात कर रहे हैं। हो सकता है जो भाषा से इतर हैं उनकी दृष्टि में हो, लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये जो भारतीय समग्र भारत को एक सूत्र में बांधने की जो संकल्पना है उसका जो मूल है वह धर्म ही है। महाभारत में अखबार में कहा गया है श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वादाप्योधार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसमें संजय सर का भी आंसर है, ये हमारी संस्कृति है। अगर ने भी जैसा कहा कि जो भारतीय शास्त्र है, संस्कृत शास्त्र है, उसमें जाति शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। जहां भी किया गया है जैसे गोत्र जाति मनुष्यत्व संपूर्ण मनुष्य के लिए, वहां ब्राह्मण या और जो जातियां वर्तमान भारत में प्रचलित हो रही हैं, जिसकी वृद्धि हो रही है, उस रूप में वहां पर कहीं भी जो प्राचीन शास्त्र है कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। और ये कहने में मुझे कुछ कष्ट भी नहीं हो रहा है कि मुगलों और अंग्रेजों के काल में शास्त्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है। इसीलिए उपनिषद का शोधार्थियों के लिए, शोधार्थी का मतलब हम सभी लोग शोधार्थी हैं। इधर जो धर्म सभा है, विद्या सभा है, इसमें चिंतन ही सब करते हैं। तो कहते हैं कि जो चिंतक लोग होते हैं उनके 3 गुण अवश्य होने चाहिए, विद्या, श्रद्धा और उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है जो रहस्य ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो वहां तक तो हम कब पहुंच पाएंगे। विद्या अर्थात स्टडी या टेक्निक ऑफ स्टडी, किस टेक्निक से हम पढ़ रहे हैं। अगर रामायण को हम पढ़ रहे हैं तो वाल्मीकि की जो दृष्टि रही है राम के प्रति, उस दृष्टि में अवस्थित होकर के पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तब समझ लीजिए कि हम रामायण को नहीं समझ सकते। तो सर ने धर्म की बात की, चरित्र की बात की, वो सब भारतीय शास्त्र के मुख्य अंग हैं। इसलिए संपूर्ण भारतीयों को, न केवल संस्कृत या भाषा के लोगों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतीयों के लिए कम से कम उपनिषद, योग और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र इसका अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। तब उसमें ब्रदरहुड की संकल्पना स्पष्ट झलकने लग जाएगी। अगर हम पढ़े नहीं हैं तो हम ब्रदरहुड की चर्चा करें तो यह न्याय संगत नहीं होगा।
इतने सारे अद्भुत उद्बोधन के लिए मैं गुरुवरी है श्री प्रकाश पांडे सर को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देना तो कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं हृदय से विश्वविद्यालय की तरफ से, इस कार्यक्रम के की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अतिथि वक्ता के रूप में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय अग्रजवरी डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर ने भी अपना उद्बोधन दिया और अपने उद्बोधन में उन्होंने दो प्रतिनिधि कवियों का नाम दिया। एक सुब्रमण्यम भारती और दूसरे रामास्वामी पेरिया। दोनों प्रतिनिधि कवि हैं, तो मैं मानता हूँ दोनों लोग प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन एक धर्म के प्रतिनिधि कवि है और एक अधर्म के प्रतिनिधि कवि है। अगर मैं पेरिया रामास्वामी को अधर्म कवि कहूँ तो मुझे कोई जो है कष्ट नहीं है। कष्ट इसलिए नहीं है कि जो भारतीय शास्त्र, संस्कृत शास्त्र लिखे गए हैं उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं। महापुरुष राम के बारे में जब हम बोलते हैं तो महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और महापुरुषों के विषय में हिंदी में कहा गया है वृक्ष का बहुन फल भके नदी संचय नीले परमार्थ के कारण साधु धरा सके। जो साधु पुरुष होते हैं वो पर्यटन नहीं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं। वो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वृक्ष के बारे में सोचते हैं, बाकी वृक्ष के फल के बारे में सोचते हैं। ऐसे पुरुषों के बारे में जब हम गलत आलोचना करेंगे तो वह क्षम्य भी नहीं है। इसलिए रामास्वामी पेरियार वो भी प्रतिनिधि कवि है, लेकिन अधर्म के प्रतिनिधि कवि है। जब तक राम के संपूर्ण अंग को समझ नहीं लेंगे तब रामायण लिखने लग जाएंगे तो समाज को भ्रमित ही करेंगे। तो इसलिए योग सूत्र में भी ये सूत्र कहा गया है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अधिकांश मनुष्य जो है वह शब्द ज्ञानानुपाती है, अर्थात उनका जो ज्ञान है वह यथार्थ से परे है। इसको लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखे हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ये नहीं जानती है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये भी बात सत्य है। तो इस सत्य को स्वीकार करके भारतीय शास्त्रों का अनुसंधान करना चाहिए। एक माँ जब कभी अपने पुत्र को गले ही नहीं लगाएगी और कल्पना करेगी कि हम वृद्धाश्रम कभी ना जाए। आप जब तक शास्त्रों के साथ, आपका मतलब जो भी लोग हैं शास्त्रों के साथ जुड़े हुए हैं, शास्त्रों के शब्दों को ग्रहण नहीं करेंगे और उसमें हम ब्रदरहुड की संकल्पना को खो देंगे तो यह जो है आपका परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा, आपका अंतर जितने लोग भी हैं। तो मैं अंजनी सर के दोनों प्रतिनिधि कवियों के को ले करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात जो है सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर सुनील महावत सर ने कहा कि जो साउथ की जो भाषाएं हैं उनके ग्रामर को किसी न किसी रूप में रखने के लिए हम लोग रख रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, लेकिन सबसे बड़ी है टीचिंग की समस्या। रखना चाहिए प्रयास करके किसी न किसी तरह से। आपने अच्छा सुझाव दिया, इसलिए आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं सर। हमारे मध्य राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सरिता तिवारी मैम है, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार सर है, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नरेंद्र आर्य सर हैं, हमारे प्रिय मित्र अनन्य मित्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह, धन्यवाद आपके प्रति ज्ञापित करता हूँ। मुकुल सर हैं, जुगल किशोर दाधिक सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, पंकज सर, और विशेष रूप से संजय सरकार की और लेक्चर के बीच में एक लेक्चर खोजे रश्मि श्रीवास्तव मैम है, तलवार सर हैं, विश्वजीत सर, सबका मैं समेकित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी प्रिय विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे